शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन की एकता की कलाई खुलने लगी है। सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों ही गठबंधन में की जा रही। आज वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा कर दिया कि अगर केंद्र सरकार निषाद आरक्षण को मान्यता दे देती है तो फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जान भी दे सकते हैं। मुकेश सहनी के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मुकेश सहनी का हृदय परिवर्तन हो रहा है? क्या मुकेश सहनी फिर एनडीए का रुख करने जा रहे हैं, या फिर यह बयान आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि सीट शेयरिंग के दौरान उन्हें हल्के में ना लिया जाए? वैसे इससे पहले मुकेश सहनी इंडी गठबंधन से 60 सीट और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी की मांग कर चुकी है। उधर आज लेफ्ट ने भी 45 सीट की डिमांड कर दी। कांग्रेस तो पहले ही 70 से 100 सीट की मांग कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अगर 70 सीट पर भी चुनाव लड़ती है या 70 सीट के लिए भी मान जाती है तो आरजेडी के लिए बचती हैं 68 सीट। तो क्या आरजेडी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी? यह लगभग नामुमकिन है। वैसे एनडीए गठबंधन में भी सब ठीक नजर नहीं आ रहा। चिराग पासवान शाहबाद से 243 सीटों पर तैयारियों का जिक्र कर चुके हैं और उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा भी सामाजिक समीकरण को ख्याल में रखने की सलाह दे चुके हैं। अब जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर इशारों में ही अपनी रैली में पैसा देकर लोगों को बुलाने की बड़ी बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि इमामगंज उपचुनाव के दौरान चिराग का वहां प्रचार करने नहीं जाना, जीतन राम मांझी उससे नाराज थे। उसी की टीस अब जाकर निकल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में भी सब ठीक नहीं है? क्या एनडीए में भी प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है और यह दबाव किस पर भारी पड़ेगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। एक राज्य, 38 जिले और 243 विधानसभा क्षेत्र। बिहार में इस साल फिर से सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। मुख्य मुकाबला दो गठबंधन के बीच होना है, एनडीए और इंडिया। एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति का दावा कर रहा है, पर इंडिया यानी महागठबंधन खेमे में खटपट नजर आ रही है। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही मुकेश सहनी ने यह दावा कर दिया कि वो 60 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। परेशानी ये है कि महागठबंधन में पहले से ही कई दल अपनी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। कांग्रेस पहले से साफ कर चुकी है कि वो 70 से कम सीट पर राजी नहीं है। जेएमएम ने भी 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेफ्ट की पार्टियां पिछली बार 29 सीट पर लड़ी थी, तो इस बार भी वो उससे कम पर संतोष करने वाली नहीं। यानी 171 सीट पर आरजेडी के सहयोगियों का ही दावा है। तो क्या सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सिर्फ 72 सीट पर लड़ेगी? महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी इस तनातनी पर सियासत भी शुरू हो गई है। और आप लोगों के आपस के इक्वेशन से सीटें हो रही हैं 400। भाई ऐसा है, बिहार की जनता के सामने अपने क्रेडेंशियल को लेके जाने से पहले आपस में तो कम से कम सच्चाई से रहें। जुबान से यह निकल नहीं पा रहा है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी ने दावा किया है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को भी अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, सभी दलों के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से मिल बैठ करके फैसले लिए जाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन सबको करना होता है और आखिरी फैसला गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलकर करते हैं। सीटों का बंटवारा भी गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलजुल कर करते हैं। तो अभी हमारे गठबंधन में सीटों पर कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं। वीआईपी का दावा खासकर कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में अपनी पकड़ को लेकर है, लेकिन इतने बड़े हिस्से की मांग महागठबंधन के भीतर समीकरण बिगाड़ सकती है।
न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से आज के सवाल जान लेते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया में सीट पर घमासान। मुकेश सहनी की 60 सीट की डिमांड क्या पूरी हो पाएगी? लेफ्ट का 45 सीट पर दावा, आरजेडी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुई? कांग्रेस की 70 से 100 सीट की डिमांड कितनी सही है और क्या यह भी पूरी हो पाएगी? एनडीए में चिराग मांझी में खटपट क्यों हुई है और इस खटपट का नतीजा क्या निकलेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज डिबेट का हिस्सा होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता परिमिल कुमार और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा और हम के प्रवक्ता पिंटू रजक जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान थोड़ी देर में जुड़ेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल और वीआईपी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जी हमें ज्वाइन कर चुके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल वीआईपी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे ही है। क्या मुकेश सहनी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, मन डोल रहा है? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार निषाद आरक्षण का मामला सॉल्व कर देती है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर बिट्स एंड पीसेस में देखेंगे तो उसके मायने बदल जाएंगे। देखिए, पहली बात थी कि आपने कहा कि दबाव की राजनीति। देखिए, दबाव की राजनीति का प्रश्न नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी जी निषाद के 22 उपजाति होते हैं जो निषाद में होते हैं। जातीय जनगणना के आधार पर उसकी आबादी 12.6% है, 9.6% है, मगर वास्तव में 12 से 14% है। और मुकेश सहनी जी निषादों के सर्वमान्य नेता हैं, यानी कि उनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। कोई यंग युवा है, संघर्ष करके आए हैं, उनकी सोच प्रोग्रेसिव है और निश्चित ही ऐसे में उनकी अपनी दावेदारी है 60 सीट पर। और इसमें कोई दबाव की बात नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व के गठबंधन के घटक दल बैठेंगे तो ये मिल बैठ करके सेटल कर लिया जाएगा। बल्कि एनडीए में दबाव की राजनीति, आज अगर एकता को हम कंपेयर करें, नेतृत्व को अगर तुलना करें, तो एनडीए में नेतृत्व एक बुजुर्ग नेतृत्व जो कि थका हुआ नेतृत्व और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है कोई छुपा हुआ नहीं है। और उसके बदले अगर देखें महागठबंधन में कि युवा नेतृत्व की जोड़ी तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी, जो युवा है, जो प्रोग्रेसिव है, जिनकी विचारधारा है, जिनके मिशन और विजन है और जिनके पास सुशासन और विकास के सही मायने में फॉर्मूला है, टिप्स है और उनके पास टॉपिक्स, तो ये इधर है। दूसरी बात, अगर एकता की बात करें तो एनडीए में अभी नारंगी एकता है और महागठबंधन में चट्टानी एकता है। नारंगी एकता का मतलब अगर नारंगी का छिलका अलग करते हैं तो फाक अलग हो जाता है। तो देखिए, उसके जिस तरह जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं, जिस तरह चिराग पासवान जी कभी कहते हैं 243 पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, वो है जीतन राम मांझी का खटपट। और इस तरह बाकी आपको उपेंद्र कुशवाहा का खटपट, तो वहां एकता नहीं है। और जो भी दबाव की राजनीति आप कह रहे हैं कि निषादों के बड़े नेता हैं मुकेश सहनी और इसीलिए निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग तो वो डिप्टी सीएम पद की दावेदारी की भी कर रहे हैं। क्या वो जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे, अगर आपकी गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो क्या सिर्फ निषादों के डिप्टी सीएम होंगे वो? देखिए, मैंने कहा तो मेरे से वाक्य को फिर दोहराता हूं। देखिए, वो निषाद के हक के लिए लड़ते हैं, अति पिछड़ा का बेटा है। और जब तक यहाँ पर अगर मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कि अगर विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को ना मिले तो वैसा विकास बेमानी होता है। मैंने पहले कहा कि प्रोग्रेसिव विचारधारा के निषाद आरक्षण तो उनकी मांग है, क्योंकि निषादों से आते हैं और उनके वो सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। लेकिन मैंने फिर कहा था, उनके मिशन और विजन, उनके पास विकास के और सुशासन के फॉर्मूले, उनके पास टिप्स और उनके हर एक टॉपिक्स पर उनके जो बेबाक फॉर्मूले क्या करना है। और आपने कहा कि अगर वो आएंगे सत्ता में, अगर मगर की बात नहीं है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सारिका पासवान जी ने थोड़ा इंतजार कराने के बाद आखिरकार हमें ज्वाइन कर लिया। तो सारिका पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ा सीधा सा सवाल है, 60 सीटें मांग रहे हैं मुकेश सहनी साहब, और आज का उनका बयान है कि अगर निषादों की जो प्रॉब्लम है, जो आरक्षण वाला जो मसला है चल रहा है, उसको सॉल्व कर देती है केंद्र सरकार, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो जान भी दे सकते हैं। अब आरजेडी इसे किस तरह से ले रही है? क्या आप पर प्रेशर
पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि 60 सीट आपने नहीं दी तो हमारे पास एनडीए का भी विकल्प खुला हुआ है क्योंकि हम वहीं से आपकी तरफ आए थे? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए चुनावी साल है संतोष जी, और बहुत हर एक दिन करके कहते हैं कि समय नजदीक आते जा रहा है चुनाव का, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में हर गठबंधन की हर दलें जो हैं अपनी अपनी मांगे जो हैं रखती हैं। अब मुकेश सहनी जी ने जिस संदर्भ में बात कही, तो मुझे लगता है उसका कोई दबाव या अन्य किसी बात से लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बहुत साधारण सी मांग थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री होने के नाते उनसे वो मांग की, लेकिन मुकेश सहनी जी बहुत बखूबी जानते हैं कि क्योंकि वो वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो मुझे लगता है मुकेश सहनी जी ने ये अनुभव पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान किया है कि एनडीए के लोग किस तरीके से पार्टियों का इस्तेमाल, लोगों का इस्तेमाल और दलों का इस्तेमाल करती हैं। खास करके ऐसे छोटे दलों का इस्तेमाल वो पहले अपने आप में शामिल करवाते हैं और उसके बाद उनको धोखा भी देते हैं, और मुकेश सहनी इसके भुक्तभागी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता मुकेश सहनी जी ने जो बात कही है उसका संदर्भ कहीं से भी इस संदर्भ किसी पार्टी का चेंज करना या बदलना या एनडीए में भरोसा करने जैसा कोई संदर्भ उनका रहा नहीं है। मांग थी जो उन्होंने की है। अब रही बात कि मुकेश सहनी कितनी सीटें मांग रहे हैं या हमारे महागठबंधन की कौन सी दलें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, मुझे लगता है कि लगातार बैठकें हो रही हैं और निर्णय भी होगा और सबके समक्ष भी आएगा। तीसरी बैठक हमारे अभी 1 से 2 दिनों के अंदर होनी भी वाली है। आपको भी जानकारी होगी कि महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और सभी दल बैठेंगे और कई विषयों पे होगा। ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन हो गई है, सभी लोगों की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं, सब अपने अपने विभाग की जिम्मेदारियां लिए हैं और सब अपना काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। अब सीटों का बंटवारा का जब मामला आएगा तो मुझे लगता है हमारे महागठबंधन की जो भी घटक दलें हैं बड़े आराम से इस पे मुझे लगता है फैसला ले लेंगे। कहीं पे सारिका जी, आप बता रही हैं कि महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, मुझे भी इसकी जानकारी है, लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं क्या वो उस बैठक का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं? दावेदारी क्यों की जा रही है? कोई 60 सीटें मांग रहा है, लेफ्ट 45 सीटें मांग रही है। 60-45 कांग्रेस की, अगर मिनिमम 70 सीटें भी जो उनकी डिमांड है, कम से कम 70 सीटें तो चाहिए, वैसे तो 100 से ज्यादा की डिमांड कर चुके, तो फिर आरजेडी के पास बचता क्या है? नहीं संतोष जी, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं आधिकारिक ये मैं इस पे नहीं मोहर लगा सकती हूँ कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें मांगी है, क्योंकि ये वो आधिकारिक पुष्टि तो होती है जब टेबल पे सीटों का बंटवारा हो जाता है, जहां सभी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठते हैं, वहां पे होता है। और मैंने बोला ना कि अभी तो चुनाव का मौसम है, अभी आने वाला है, हर एक दिन करके सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं तो सब लोग मांगते हैं। लेकिन मुझे लगता है दिक्कत का विषय तो उनके लिए होना चाहिए जिस घटक दल में नए दलें जो हैं वो जुड़ी हैं एनडीए में, और वो सीधे के सीधे 243 सीट पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जो पिछले बार भाजपा की बी टीम की तरह जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था। अभी तो मुझे लगता है चिंता का विषय सत्ताधारियों के लिए ज्यादा है कि वो जिन सीटों पे उन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा था, क्या वो सीटें वो इस बार जीत करके ला भी सकेंगे या नहीं। बहुत बड़ा चुनौती का विषय उनके लिए। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। महागठबंधन बहुत मजबूत है और बड़े जिस तरीके से छल और प्रपंच करके पिछले बार हमें हराया गया था, हम सब मुस्तैदी से खड़े हैं। इस बार कोई छल और कोई जो कहते हैं किसी भी तरह का षड्यंत्र जो है ना, हम चलने नहीं देंगे। और इस बार तो निश्चित रूप से जनता की सरकार बनेगी और जनता का मैंडेट जो होगा उन्हीं लोगों की सरकार बनेगी। ठीक है परिमल जी, 2 आरोप आप पर लगे, एक तो छल को लेकर और दूसरा कि चिराग पासवान की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। चिराग पासवान अगर एनडीए के इतने मजबूत सहयोगी हैं तो फिर ये उन्हें हुआ क्या कि वो शाहबाद की रैली से 243 सीटों का दम भरते हुए नजर आए? आपको कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे? परिमल जी, हाँ, आवाज आ रही है संतोष जी? जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है परिमल जी आवाज? तो देखिए बिहार में हाँ आ रही है। तो बिहार में जहां तक एनडीए का प्रश्न है, तो एनडीए ने जिस तरह शानदार प्रदर्शन सुशासन का किया और हमारे नेता का जो काम है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार का जो काम है, सुशासन, सामाजिक न्याय, समग्र
समेकित और संतुलित विकास की जो अवधारणा उन्होंने विकसित की और बिहार के विकास की जो तीव्रता लाई, जंगल राज से निकालकर बिहार को विकास के पटरी पर इस स्तर तक लाए कि बिहार इमर्ज बने का इकोनॉमी 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बिहार में तो हमारे जो सबसे बड़े एनडीए के जो एसेट है वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का चेहरा और उनका काम है और उस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई टकराहट नहीं है। हम लोगों ने मिल बैठकर ये सुनिश्चित किया है कि 2025 225 और 2025 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है। जहां तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, तो फिर चिराग पासवान आपको क्यों ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। इस स्टेटमेंट के, वो भी शाहबाद से, इस स्टेटमेंट के क्या मतलब है? नहीं, देखिए मैं आपको बतला दूं कि हम लोग 225 प्लस का लक्ष्य लेके रख रहे हैं और हम लोग सभी सीटों पर एनडीए के सभी घटक मिलजुल कर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी पार्टियां, चाहे वो एलजेपीआर हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बीजेपी हो या फिर हम हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, सभी पार्टियां सभी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां प्रभावी रूप से काम कर रही है और मिलजुल कर जो हमारा एनडीए का जो टारगेट है 225 फिर से नीतीश, उस अवधारणा को साकार करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो पिंटू रजक जी जुड़ गए। हमने कोई अलग बात तो कही नहीं, उसके जो भी राजनीतिक मायने आप निकाले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग भी 243 सीटों पर पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के जिस सीटों पर जिस भी घटक दल के उम्मीदवार होंगे, हम सब मिलजुल कर अपने जीतों को सुनिश्चित करेंगे और फिर से 2025 से 30 के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, जहां तक महागठबंधन का प्रश्न, देखो महागठबंधन को यह आभास हो चुका है कि 202 जो अभी आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी राहुल जी आए थे बिहार, नालंदा और गया भी गए थे। उनको ये देख के सुनकर भी आश्चर्य लगा होगा कि गंगा नदी के जल वहां तक पहुंचे। मतलब इस तरह के असाधारण कार्य करने की क्षमता यदि किसी में है तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार में है। तो ठीक है, पिंटू रजक जी भी जुड़ गए, हम के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी। अनलगढ़ प्रणाम शुरू कर दिए चुनाव आयोग पर, चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग पर तरह तरह का आ रहा हूं परिमल जी। यहाँ कोई एजेंडा, जो विपक्षी दल महागठबंधन है उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, वो सभी क्या एनडीए की जो चुनावी रैली होती है, आ रहा हूं परिमल जी, आ रहा हूं, किसी तरह सत्ता सौंपने का प्रयास करती है। पिंटू जी, जो एनडीए की रैली होती है क्या उसमें भाड़े की भीड़ आती है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी साहब ने तो कहा है 243 के बाद 225 का लक्ष्य है हमारा पूरे एनडीए के साथ और हम लोग एनडीए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई हम पार्टी नहीं लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही है। चिराग पासवान उसमें एनडीए में है या नहीं है? कुशवाहा जी की पार्टी नहीं लड़ रही है। नहीं, बिल्कुल एनडीए का। उन्होंने भी कहा कि 243 पे मुझे लड़ना है, मतलब एनडीए चुनाव लड़ रही है। पासवान पर ये किस तरह का बयान दिया कि वो भाड़े की भीड़ लेकर आते हैं? ये जो जीतन राम मांझी का बयान है ना। नहीं, देखिए हम लोग बिल्कुल एक स्वर में, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि चूंकि मुख्यमंत्री का भाई तो सीट खाली है नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब तय है और बिल्कुल 225 का लक्ष्य है और एक ही चीज है कि हम लोग 243 की बात कर रहे हैं। आप पूछिए कांग्रेस वालों से, राष्ट्रीय जनता दल के वालों से पूछिए, वो कह रहे हैं कि हम इतने सीटों पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम लोग 225 का लक्ष्य लेके चले हैं और बिल्कुल एनडीए आपस में एक समन्वय है और हम लोग 243 की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, कल हम लोग का एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा था विधानसभा प्रभारी का, उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि हमारा जो है 243 पे एनडीए चुनाव लड़ेगा। कहां कोई बोल रहा है कि हम 200 पे लड़ेंगे, 20 पे लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे, बिल्कुल एक ही लक्ष्य है हमारा। लेकिन ये तो कह रहा है ना कि भाड़े की भीड़ लेकर आते हैं चिराग पासवान के, तो ये किस तरह का बयान था? नहीं, भाड़े की भीड़ राष्ट्रीय जनता ला सकती है, भाड़े की भीड़ कांग्रेस ला सकती है, भाड़े की भीड़ निषाद की पार्टी ला सकती है। सबसे बड़े नेता के बयान को झुठला रहे हैं। नहीं, देखिए मैं झूठला नहीं रहा हूं, मैं एनडीए की बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि एनडीए का एक ही नारा है कि 243 में 243 लड़ेंगे और 225 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और चिराग पासवान जी हमारे बिल्कुल एक मजबूत सहयोगी है एनडीए का
और उन्होंने भी कहा आरा की रैली में हम भी 243 पर, मतलब एनडीए की रैली में बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बेतिया बगहा से जो स्टार्ट किया था रैली समन्वय बना के, और हमारा जो बूथ स्तर तक हमारा समन्वय है और एक लक्ष्य है 225 का। ठीक है शिशिर जी, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 70, 100, 85, 90, बीच का कुछ रास्ता निकला? देखिए संतोष जी, सीटों का बंटवारा कोई टेलीविजन पे तय नहीं होता है। लेकिन सर सीटों का जब बंटवारा आपके जो बयान है आते तो वो चलाए तो आपस में टेलीविजन पे जाते हैं। कमेटी है। सर सुन, अब आपने सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए सर। आप जो है ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे? मैं तो किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कांग्रेस पार्टी के बयान को नहीं लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अजीत शर्मा जी का बयान अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो 100 सीटों पर डिमांड की थी। अजीत शर्मा जी आपके नेता थे ना? अरे भाई जवाब, ज्ञान रंजन जी आपके ही नेता है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम, और उससे कम बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। संतोष जी आपने जी सर संतोष जी, आपने जब सवाल किया तो मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ जवाब सुन तो लीजिए जी, बताइए। बेसिकली क्या है, आपने डिबेट के जिस विषय को बेस बनाया है, आधार बनाया है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं जी। मुकेश सहनी जी का बयान आज मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, उस दौरान मेरे से फोनो लिया जा रहा था। मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट कहा कि हमारी अपेक्षा है कि हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीजें तय होंगी और जो भी होगा वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और फिर सूचना आप लोगों को चली जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो ऑप्टिमिज्म स्वाभाविक है। सबकी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और ये वो राजनीति करने के लिए आए हैं, कोई माला जपने के लिए तो आए नहीं है। तो कोई भी पार्टियां चाहती हैं कि अपने हैसियत के मुताबिक टिकट उन्हें मिले और जिस हिसाब से वो इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। ये सारी पार्टियों का जो है वो एक लक्ष्य होता है। अब आप देखिए ना, जीतन राम मांझी जी की पार्टी एक लोकसभा का टिकट उन्हें मिला गया। कायदे से अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो उनका तो 6 विधानसभा का हिस्सा, मतलब उसकी हिस्सेदारी 6 विधानसभा की पड़ती है। पिछली बार भी 7 विधानसभा। शिशिर जी आप एनडीए का सीट बंटवारा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष का बयान, शिशिर जी आप एनडीए का सीट बंटवारा नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी कांग्रेस की चिंता कीजिए, आप राजद के पिछला कुगल के राजनीति कीजिए। डिबेट में यही गलत बात, पार्टी की चिंता मत कीजिए। ये जो है सबसे पहले तो डिबेट का मोर्चा इतना सामर्थ्य है। शिशिर कौंडिल्य जी आप अपनी चिंता कीजिए, मेंटेन नहीं कर रहे। सबसे पहली बात यह कि जब मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, आपकी बारी जब आएगी आप बोलिएगा। नहीं तो आप एनडीए के सीट बंटवारा नहीं कर सकते। आप अपनी चिंता कीजिए, अध्यक्ष जाहिर तौर पर आपने अपनी चिंता कीजिए। पिंटू जी आप अपने समय पर बोलिएगा कि 40 सीटों। पिंटू जी अपने समय पर आऊंगा मैं आपके पास। शिशिर जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, अब बेसिकली मैं वही कह रहा था कि यहां पे जो पॉलिटिक्स, देखिए गंगा में पानी बहना भी बहुत बाकी है। इस बात को अभी फाइनलाइज कर लें यह संभव नहीं है। फाइनलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आप बताइए नहीं, चिराग पासवान जी का आपने देखा ही, जो हिसाब किताब उन्होंने रैली में क्या कहा, क्या बोला। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने 40 सीटों का डिमांड कर दिया कि उससे नीचे पे जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि भाई सामाजिक समीकरण के मुताबिक जो है वो हिस्सेदारी का निर्धारण हमारा हो। जीतन राम मांझी ने कोई आंकड़ा दिया था कि 40, 45, 35 किसी भी नहीं, आज का बयान सुन लीजिए ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का जो बयान आया है उसको देख लीजिए आप। उन्होंने स्पष्ट तरीके से डिमांड किया है। तो मेरा साफ तौर से यह कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, हम कोई स्पेसिफिकली किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो वो राजनीति करने के लिए आया है, कोई माला जपने के लिए नहीं आया है।
और जो राजनीति करता है उसकी अपेक्षा होती है कि हम मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़े और हमारी पार्टी उस हिसाब से परफॉर्म करे। तो सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात जो है वो कर रहे हैं और डिमांड जो है, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो डिमांड सबका आ रहा है। और मुकेश सहनी जी के बयान को भी अगर देखा जाए, अगर उसी बयान को बेस में डाल करके और डिबेट कर रहे हैं, तो अगर उनके बयान को भी देखा जाए तो आप देखिए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, मैंने बेस में चिराग पासवान का भी बयान डाला है, जीतन राम मांझी का भी डाला है, मुकेश सहनी का भी डाला है, आपकी जो पूर्व में डिमांड थी उसको भी डाला है। और मेरा टॉपिक भी है कि ये दबाव किस पर भारी पड़ेगा और सबके फोटो। मैं आपको संतोष जी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जो भी चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और जिला से लेकर के ब्लॉक वाइज बनी है, और वो जो है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारी चीजें तय हो जाएंगी ना, और आपको सूचना भी चली जाएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा पीयूष जी, ये उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर सीट का बंटवारा, बार बार 2 दिन से लगातार उनका इस तरह का बयान आ रहा है। जीतन राम मांझी का सीधे चिराग पासवान को लेकर भीड़ जुटाने को लेकर जो बयान आया है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक तो नजर नहीं आ रहा। चिराग पासवान जी भी आपको धमका ही देते हैं इशारों में कि 243 पर हमारी तैयारी है, अगर हमको हल्के में लेने की कोशिश की तो फिर एनडीए के लिए दिक्कत हो जाएगी। संतोष जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। संतोष जी, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह मजबूत हैं। और पहले तो मैं तो ये चट्टानी मजबूती बयानों में क्यों नजर नहीं आ रही है? संतोष जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को 5-5 मिनट का समय देने का काम किया है, मुझे भी 5 मिनट समय देने का आप काम करें। नहीं, इतना नहीं दिया मैंने, मैं 2 मिनट आपको देता हूं, 2-2 मिनट लगभग सबको दिया मैंने। जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। और एनडीए गठबंधन की चट्टानी एकता के बारे में मैं यूं ही नहीं कहने का काम कर रहा हूं, उसके एनडीए गठबंधन के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, एनडीए गठबंधन के प्रारूप को समझने की आवश्यकता है। एनडीए गठबंधन का मतलब ही है सशक्त भारत, विकसित बिहार। सशक्त भारत जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और विकसित बिहार जिसका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। एनडीए का मतलब है विकास की गारंटी, एनडीए का मतलब है सुरक्षा की गारंटी, एनडीए का मतलब है मजबूत इरादे, एनडीए का मतलब है हर व्यक्ति का सम्मान। टॉपिक पर आइए ना, मैं सीधे टॉपिक पे ही बात करने का कर, आपको एनडीए के स्वरूप को मैं, बिहार की जनता देख रही है और आपने यह टॉपिक लाया है, तो आखिर एनडीए का जो हमारा स्वरूप है उस पर मैंने 1 मिनट में अपनी बातों को बताया है। अब मैं बात आता हूं चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। मैंने पहले कहा संतोष जी, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह मजबूत हैं। वे सभी नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास, आस्था प्रकट करते हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी पर अपना विश्वास प्रकट करने का काम करते हैं। अभी जिस चिराग पासवान की आप चर्चा कर रहे हैं, चिराग पासवान जी 10 से 15 दिन पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे। आपने भी उस बयान को चलाने का काम किया था। चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके बाहर मीडिया के संबोधन में क्या कहने का काम किया था? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर एनडीए लड़ेगी और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होगा। देखिए, हमारा एनडीए का लक्ष्य है संतोष जी 2025 के चुनाव 225 सीटें प्राप्त करना, और उसके लिए एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे लगातार काम करने की बात कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी यदि बात करें, कभी परसों मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित करने का काम किया। क्या कहने का काम किया? जिस चिराग पासवान की आप जिस चिराग पासवान के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, चिराग पासवान जी आरा की सभा में क्या कहने का काम किया? हम 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बिहार वासियों के लिए लड़ने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी भी 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। एनडीए का जिक्र कर देते हैं तो ये बयान इतना विवादित होता ही नहीं अगर वो इसमें एनडीए का जिक्र कर देते। अगर बीजेपी 243 पर तैयारी कर रही है, जेडीयू 243 पर तैयारी कर रही है, चिराग पासवान 243 पर तैयारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 243 पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। एनडीए 243 पर तैयारी कर रही है।
संतोष जी, यहाँ स्वार्थ की राजनीति नहीं है, यह महागठबंधन वाली स्वार्थ की राजनीति नहीं है। ये लोग विकास के लिए हम सारिका विकास के लिए जी, सारिका जी मुस्कुरा रही है। सारिका जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आता हूँ। संतोष जी, आप हमें समय दीजिए, 1 मिनट का और हमें समय दीजिए। संतोष जी, ठीक है, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद सारिका जी आता हूँ आपके पास। जी संतोष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले बिहार के लगभग 40 जिलों में से 37 जिलों में एनडीए गठबंधन का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन के 5 प्रदेश अध्यक्ष हर जिलों में जाकर के लगभग 37 जिलों में कार्यकर्ताओं के एक बड़ी संख्या में एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के बीच एक अपनी गठबंधन एकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। और यह गठबंधन हमारा केवल प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक गठबंधन नहीं है, हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी एक करने का काम कर रहे हैं, हम अपने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को एक करने का काम कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन यदि बता दे कि अभी तक उनकी किन किन जिलों में जनसभा महागठबंधन की संयुक्त सभा हुई है, और एनडीए गठबंधन की 40 में से 37 जिलों में एनडीए की संयुक्त बड़ी जनसभा हुई है। और कार्यकर्ताओं को हमें सारिका जी, सवाल ये है, मैं आ रहा हूं सुनील जी आपके पास, मुझे मालूम है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सारिका जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप अपने गठबंधन को लीड कर रही हैं, इनके यहां कम से कम एक मंच पर ये लोग नजर तो आ रहे हैं। वो बात अलग है कि बयान विरोधाभासी हो जा रहे हैं, लेकिन मंचीय एकता तो नजर आ रही है। आपके यहां मंचीय एकता भी नजर नहीं आ रही और बयान भी विरोधाभासी हो जा रहे हैं। नहीं संतोष जी, हमारे दल में कोई लीड नहीं कर रहा है, सभी आपसी सामंजस्य के साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं को थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। 2020 के चुनाव में गठबंधन और सीटों का बंटवारा पे याद दिलाना चाहती हूँ। 122 और 121 सीटों पे दोनों लड़े थे, जिसमें से 121 सीट जो भाजपा के पास थी, उनके साथ वो वीआईपी भी थी उस समय। उन्होंने कितने सीटों का बंटवारा किया था उसमें हम सब जानते हैं। और 122 सीटों पे जदयू लड़ी थी, जिसमें कि उन्होंने हम की पार्टी को साथ में रखा था। और उस समय भी चिराग जी ने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत वो सिर्फ एक ही सीट पे सके थे, लेकिन 137 सीटों पे वो लड़े थे और भाजपा ने उनको बी टीम की तरह से चुनाव भी लड़वाया था। और अभी भी लगातार जिस तरीके से मंचों पे ये कहते हैं एकता है, बड़ा हमारे बीच में एनडीए में बड़ा कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन तो हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। कुर्सी टेबी मैंने बोला था, पहली बार जब इनकी बैठक हुई थी संतोष जी, उस दिन भी मैंने कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है। और ठीक अगले दिन ये खबर आई थी कि किस तरीके से उनके बैठक के बीच में कुर्सियां और टेबल भी चलना शुरू हुआ था। और अभी धीरे धीरे मैं फिर से बता रही हूँ, अभी कोई गठबंधन में इनके आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा कुछ नहीं है। भाजपा चाह रही है कि जदयू का नेस्तनाबूद कर दे, और जदयू चाह रही है कि भाजपा को किस तरीके से वो बाहर करे। अब पूरा का पूरा नीतीश जी को तो भाई कुर्सी प्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक टेन्योर में लगभग 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड बना ही लिया है। तो मुझे लगता है ये आज जो चिंतित है ना कि महागठबंधन में, ये मुझे लगता है इनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और आत्ममंथन करने की जरूरत है और भय में रहने की जरूरत है। क्योंकि गठबंधन से सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जाता है, एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाता है। महागठबंधन ने हमेशा पिछला चुनाव भी एजेंडे पे लड़ा था और इस बार भी हमारा एजेंडा है रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, विकास बिहार का, महिलाओं के लिए सुरक्षा। जो मुझे लगता है पिछले बार जो भी एनडीए ने वादा किया था बिहार की जनता से, वो सब फेल हो गया। आज भी डबल मर्डर हुआ है, कल भी हुआ है। बिहार में हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में लोगों की हत्या कर दी जा रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, ये जो कहते थे पिछले 15 साल का जो जुमला छोड़ते रहते हैं, इनके पिछले 20 सालों के शासनकाल में लगभग 60,000 हत्याएं जो है घर में घुस के लोगों को की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई शर्म का विषय या इससे ज्यादा कोई डर और भय का माहौल जो है जो 20 साल के परिमल जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, कभी किसी ने दिया है। परिमल जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील जी थोड़ा सा लेट हो रहा है आपके पास, इसके बाद आऊंगा। परिमल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। आरजेडी की प्रवक्ता जो यहाँ पर सेखी बघार रही है, आखिर जंगल राज किसको कहा जाता था? लालू जी और राबड़ी जी के शासन को भी। और अभी तो एनसीआरबी ने कंपैरेटिव डेटा दिया कि 2004 से 2025 के बीच यदि क्राइम के बारे में आप कंपैरिजन करें तो अपहरण, बलात्कार, हत्या इत्यादि में 70 to 80% के रिडक्शन हुए हैं। और सरकार यह रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी है। मैं आपको बतला दूं, यह वही बिहार था जहां आईएएस की पत्नी के साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप होते थे और एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते थे। आज बिहार वह है कि आप ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तमंचा लहरा रहे थे लोग सड़कों पे 24 से 48 घंटे के बीच प्रतिदिन बिहार में बलात्कार और हत्याएं हो रही है, वो आपको है जानकारी। ये आप भी नीतीश कुमार जी की तरह परिमल जी
संतोष जी, अच्छे कोई भी तरीके पार्टी से आती है सारिका तो जी, अपने एजेंडे के साथ, अपने लॉ एंड ऑर्डर के प्रेसिडेंट विषय के साथ पे- परिमल जी, अपने मेरा legacy सवाल- के साथ आती है। परिमल जी, क्या मेरा ये सवाल भी जंगल सुन लीजिए। राज के legacy सवाल के मेरा साथ ये है, अपहरण, परिमल जी, state sponsored ठीक है rape, कि state संगठित sponsored अपराध कम rape, हुआ है, लेकिन ransom, उसके अपराध तो आधार अभी पर भी हो क्या रहा है लोगों ना? के पास जाएंगे हम लोग तो परिमल नहीं। जी, अब देखिए बेसिक डिफरेंस है। देखिए कोई भी क्या है कोई भी क्या है स्टेट बेसिक जीरो डिफरेंस क्राइम परिमल जी? स्टेट नहीं हत्या है, तो हत्या होती लेकिन है, क्या है सरकार बेसिक कैसे डिफरेंस? रिस्पॉन्ड बलात्कार तो करती है। बलात्कार होता है। ये क्या आरजेडी बेसिक ने डिफरेंस बिहार हत्या और बलात्कार में आप निकालेंगे राजनीति भाई? और अपराध परिमल का जी, मुझे जो सिर्फ एक बात तालमेल बता दीजिए, डेवलप किया बेसिक था डिफरेंस क्या होता है? दो नलिया मतलब जो गोली पटवारी से मारे संस्कृति का और विकास हम छुरे से समझिए, मारे, ये वो बेसिक यह डिफरेंस वही बता रहे बिहार हैं है क्या? जहाँ राजद के या गुंडे दलित का बच्ची का बलात्कार हो जाए, गुंडे या पटवारी थाने पर भी कब्जा करते थे, या पुलिस नाबालिग बच्ची का प्रशासन भी उससे बलात्कार हो जाए। डरती थी। क्या डिफरेंस? ये बेसिक सरेआम डिफरेंस बहु आपके बेटियों की शासनकाल इज्जतों में को क्या है लूटते भाई? थे, 20 कोई साल के देखवाला शासन नहीं में था। भाजपा और जदयू के लिए मुख्यमंत्री के हत्या का आवास भी से बेसिक अपहरण डिफरेंस बता रहे हैं भाई। किया, मुझे कितने शर्म आ रैंसम रहा है, पटवारी लिए जाएंगे शर्म आ ये रहा है कि डिसाइड होता परिमल था। जी हत्या कई को बार भी लालू बेसिक परिवार के डिफरेंस बता सदस्य ने रहे हैं। उनके साले ने भी इसकी टाइप ऑफ इसका हत्या खुलासा बता किया। दीजिए आप। तो बेसिक रूप अरे से टाइप ऑफ राजद हत्या भी किस बता एजेंडे और दीजिए, किस बेसिक लीगेसी के साथ डिफरेंस जनता पर आपने जाना मैंने चाहते सुन लिया। हैं? ठीक है। सारिका जी से शिशिर जी, पूछे हम आपके पास- एक्चुअली सबसे पहले आप अपनी यदि बात आगे को बढ़ते कंप्लीट देखिए, कीजिएगा। एक तो महागठबंधन के लिए वो बहुत ही- लीडर डॉक्टर नहीं सुनील है जी, क्योंकि अपनी बात बार को बार कंप्लीट कांग्रेस कीजिएगा। नेतृत्व अपने समय पर। बहुत ही तेजस्वी जी संस्कार को वाली भाषा है। महागठबंधन के नेता के रूप में रिकॉग्नाइज करने से लिए के लिए से अवॉइड कर रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी आते हैं तो राजद सुप्रीमो से भी नहीं मिलते। अब समझिए इनमें न कोऑर्डिनेशन है, न पटवारी नीति है, न विचारधारा है, न कोई नेता परिमल है। जी, प्लीज। हमारे यहाँ तो सुशासन वाली विचारधारा है। देखिए, विकास समय की और कमी है, सामाजिक बाकी न्याय की मेहमानों तक विचारधारा भी है। मुझे पहुंचना हमारे है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार का संतोष जी। चेहरा है, मोस्ट एक्सेप्टेबल संतोष जी। टाइम टेस्टेड एंड प्रूव्ड फेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। सुनील जी को अपनी बात को रखने दें। परिमल जी प्लीज। सुनील जी, संतोष जी, देखिए महागठबंधन को पहले से आवाज हो चुका है, पहले कुछ मैं होने वाला पीयूष जी नहीं को है, कहना चाहूंगा। इसलिए न तो परिमल जी, ये अपने मेरा टर्न नेता है। का फेस परिमल जी, स्पष्ट कर रहा है, डिबेट खराब हो न रही है, कोई समय कोऑर्डिनेशन जाया हो रहा न है। एक पटवारी मंच को बाकी साझा करना मेहमानों है। को भी अपना पक्ष रखना है, उनसे भी मेरे सवाल हैं। संतोष जी, पहले मैं पीयूष जी से मुखातिब होगा। पीयूष जी ने कोऑर्डिनेशन की बात, इनको मैं बताना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन की बनी है, सीरीज ऑफ मीटिंग हो चुकी है। ऐसी कोई किस तरह का कोऑर्डिनेशन एनडीए में किस तरह का नहीं है। कोऑर्डिनेशन? अभी राहुल और गांधी दूसरी आए बात- थे, दूसरी बात, लालू जी के दूसरी बात, आवास के निकट से गुजरे थे, कोई अरे भेंट आप करने की जैसा भी जहमत बोलने दीजिए उठाई ना। क्या? यही कोऑर्डिनेशन है क्या? संतोष परिमल जी, मेरा जवाब तो देने कोऑर्डिनेशन दीजिए। नहीं। परिमल कांग्रेस जी, इस संतोष बार जी, आप कांग्रेस उनके इस बेहाफ पर बार जवाब थोड़ी दे दिल्ली पाएंगे। मॉडल के फॉर्मूले पर संतोष चल जी, रही है। अरे कंप्लीट करने दीजिए संतोष जी। संतोष जी, दूसरी बात इनको हम कह दें, दूसरी बात कह दें कि ये देखिए, बार बार एनडीए में कहने की जरूरत पड़ती है कि हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार हैं, कहीं कोई इशारात्मक बातें होती हैं। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री कुछ बोल देता है, वीआईपी यहाँ के पर यहाँ के प्रवक्ता मुख्यमंत्री से उससे पूछिए चले उनके जाते हैं। सीएम फेस इसके कौन है? अलावा अभी तक जो स्पष्ट हुआ आयोग क्या? बने- कांग्रेस सीएम अभी फेस जो इसलिए आयोग स्पष्ट बने नहीं कर रही है संतोष कि और आरजेडी संतोष जी, बार मुझे बार लालू कंप्लीट प्रसाद एंड फैमिली के संतोष जी, जो जंगलात आयोग का सजाना बने- है परिमल जी, उन्हीं को डिबेट आरोप खराब करने करेंगे वाली कि बात सीएम हुई। फेस और कम कांग्रेस से को कम यह आप आभास है गंभीर- कि ये फिर बैकफुट पर चली गंभीर जाएगी। प्रवक्ता है, संतोष जी, डिबेट इस तरह से खराब करके क्या मिलेगा? संतोष जी, अभी हाल में एनडीए गवर्नमेंट ने जो आयोग का गठन किया है, उसमें जदयू और भाजपा वाले ने लूटा है, किसी बाकी अन्य घटक दलों को तो चटनी भी नहीं मिली है। ये सामंजस्य है, ये कोऑर्डिनेशन है। बड़ी बड़ी बातें पीयूष जी करते हैं। अरे हमारे एनडीए, हमारे महागठबंधन में जो भी है, काफी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, 12 को भी होगी। जितनी लेकिन तरह की सुनील जी, बातें हैं, समय जाया हो रहा है, बैठकों से निकलकर निष्कर्ष क्या मिल रहा? दर्शकों, जो जनता है उस पर निष्कर्ष सुनील क्या जी जा से रहा? पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता उचित भी यहाँ समय में- बैठे हुए हैं और उचित वीआईपी समय के में भी शीघ्र प्रवक्ता ही है। निष्कर्ष महागठबंधन मिलेगा। में सारिका नंबर जी 2 कौन है? बताइए। कांग्रेस है कि वीआईपी है? इसका स्पष्टीकरण इसी चैनल के माध्यम से हम करवाएं। परिमल जी, मैं यहाँ एंकर तो कोई हूं, कोऑर्डिनेशन मैं ही नहीं है। सवाल आपके पूछ लूंगा नंबर 1 कौन है? प्लीज। परिमल जी, आपके नंबर 1 कौन है? भाजपा है कि जदयू है? आप आप बताएं। पूछे, इससे भी स्पष्टीकरण होगा। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिशिर जी, सवाल यह है कि एनडीए का दावा यह है कि कम से कम उनके पास चेहरा क्लियर है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विजन क्लियर है कि वो एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं। आपके यहाँ ना चेहरा क्लियर है ना विजन। आप अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की को लेकर
चेहरा अपने तेजस्वी यादव को बना दिया है, लेकिन क्या वो गठबंधन का चेहरा, इस पर भी कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि आप उस पर अभी सहमति नहीं दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो बैठकों से बाहर निकलकर महागठबंधन धरातल पर कब नजर आएगा? शिशिर जी, दरअसल
बड़ा अच्छा संतोष जी, इन लोगों ने चेहरा डिक्लेयर किया है, एक ऐसा चेहरा जिसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो चेहरा अभी अघोषित है, घोषित नहीं है, उस पे मुहर अभी नहीं लगी है, लेकिन चलिए अगर मान भी लें तो एक वैसा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या हो गया? जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन किया। परिमल जी आपको क्या हो गया? बतलाया कि 2025 फिर से अगर डिबेट को परिमल जी आपको क्या हुआ? दीर्घा में जाकर के बैठ जाऊं। शिशिर जी ये ऐसे होता है कहीं? बताइए। शिशिर जी आजू बाजू बैठे हुए हैं, उनकी अगर मैं आवाज भी गिरवा दूंगा तो भी आपके माइक से आ जाएगी। आजू बाजू आप बैठे हुए हैं, आप भी थोड़ा प्रवक्ता जैसा व्यवहार करें। मेरा ये कहना, मैं नोएडा स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप अपने टॉपिक पर अपना पक्ष रखिएगा। नहीं, वो बेसिकली मैं जो कह रहा था संतोष जी कि एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने का दंभ भर रहे हैं जिन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था इस देश में कायम की और पलटासन का कीर्तिमान स्थापित किया। कोई पॉलिटिकल प्रासंगिकता उस व्यक्ति की नहीं कि कभी इधर है कब उधर चला जाए। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है कि नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन दरवाजे की घुंडी लगाना भूल गए भाजपा के लोग। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगा और जब मैं एजेंडे पे बात करूंगा तो एजेंडा और फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का उदाहरण अभी दे रहे थे हमारे माननीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, वो अभी उसी डेटा की बात मैं भी कर रहा हूं सर। उस डेटा के मुताबिक 2005 से लेकर के अब तक, जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अभी हैं, 65,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं बिहार में। गलत डेटा दे रहे हैं आप। आदरणीय नीतीश कुमार के शासनकाल में राइट हुए कॉम्युनल हार्मोनी का ये स्टेट है। ज्ञान और मोक्ष की धरती रही बिहार। समन्वय, शांति और विकास की धरती क्राइम कैपिटल बना दिया बिहार पुराने गौरव को और अभी कह रहे हैं जिस व्यक्ति का अकवाल खत्म हो गया, जिस व्यक्ति की कोई सुन नहीं रहा, जिस व्यक्ति के शासन व्यवस्था में बिहार की जनता त्राहिमाम संदेश दे रही है, उस व्यक्ति के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। और नीतीश कुमार जी की हरकत क्या है वो भी देख लीजिए और 2025 के चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और रही बात सीटों के बंटवारे की और बाकी के चीजों की संतोष जी, तो वो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हो जाएगा और आपको सूचना चली जाएगी। ठीक है, पिंटू जी ने उंगली उठाई है, जल्दी से पिंटू जी अपनी बात को रखिएगा और कितनी सीटों पर आपका दावा है ये भी स्पष्ट कीजिएगा आज। अरे संतोष जी हमें भी तो समय दीजिए। आ रहा हूं सर, आप उसके बाद आप ही का नंबर है। बड़ी शालीनता से शिशिर जी की बात सुन रहा था और बहन सारिका पासवान की बहुत बातें सुन रहे थे। कट्टा से लेके कहां तक बातें आई। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि जो 90 दशक की जो व्यवस्था थी वो क्या निकलता था। SLR 47 निकलता था, गांव के गांव हत्या होती थी। और जिस नैतिकता की बात करते हैं, जिसके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्या उनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि जिस नीतीश कुमार ने बिहार की सड़कें, बिजली, पानी, क्या उन्होंने नहीं किया उन्होंने काम बिहार के लिए? आज बिहार की एक एक माताएं और बहनें जिस व्यवस्था से खुश है। आप पटना एयरपोर्ट जाते हैं, पटना रेलवे स्टेशन जाते हैं, सड़कें हैं, बिजली है, रोजगार है, आप उस पर सवाल करते हैं, उसके प्रश्न करते हैं नीतीश कुमार जी पे। ये नीतीश कुमार वही है कि जिन्होंने बिहार को गाली नहीं कहा। और सारिका बहन बहुत बड़ी बातें बोल रही थी कि कट्टा निकल रहा है वहां। उनको बताना चाहिए कि बिहार में कितनी नरसंहारें हुई, कितनी माताएं बहनें की गुस्स सुनी हुई। और रह गई चुनाव की बात, तो एनडीए का एक ही लक्ष्य है, 225 का लक्ष्य है और हम लोग एनडीए बन के लड़ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जदयू के उन्होंने कहा कि हमारे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक समन्वय जो है बूथ स्तर से लेके जिला स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक हमारी काम चल रही है और हम लोग बिल्कुल एक है। हमारा चेहरा भी एक है, हमारा चेहरा नीतीश कुमार है और हमारा लक्ष्य 225 है। ठीक, फिर भी उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, कभी आप चिराग को टारगेट करते हैं, कभी कुछ और,
उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। पीयूष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद सारिका जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं संतोष जी, जल्दी से नहीं, 2 मिनट का हमें समय दीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं सर आपको, 2 मिनट दे रहा हूं। संतोष जी, महागठबंधन सिर्फ स्वार्थ और सत्ता की भूख का गठजोड़ है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एनसीआरबी के रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, मुद्दे से भटकने का काम किए हैं, तो हम भी उनकी बातों को जवाब देना अवश्य समझते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट को आप देखने का काम करें। पूछाता जाता है इनको, ये जो एनसीआरबी का फुल फॉर्म भी ये जानते हैं जिनको आप बिठाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ आता है, कुछ जानते हैं, ये झूठ बोलने का मुद्दों से भटकने का मुद्दा आप ही जानते हैं। शिशिर जी व्यक्तिगत नहीं, 2004 से लेकर के 2019 तक एनसीआरबी के रिपोर्ट को देखने का काम करें तो हत्या के मामले में 21% की कमी आई है। आज 26,000 लोगों को, अपराधियों को राज्य सरकार की पुलिस द्वारा जेल की सलाखों में भेजने का काम। सर अपराध पर हम डिबेट ही नहीं कर रहे, इससे पहले हमने अपराध पर डिबेट की है। उस समय आपके प्रवक्ता आए थे आपका पक्ष रखने के लिए और डेटा के साथ हमने रखी थी। आज हमारा डेटा कुछ और चल रहा है स्क्रीन पे। 24 से 48 घंटे में उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। संतोष जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट, और जहां तक अपहरण के मामले में आज 85.8% की कमी आई है। पूरे भारत में अपराध के मामले में बिहार का 21वां स्थान है। और सारिका पासवान जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रही थी। सारिका जी 2020 के चुनाव को आप देखने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी। सवाल यही है कि इस बार कितने पर लड़ेगी पीयूष जी? 115 सीटें पर चुनाव लड़ी, 43 सीटें बनी थी। हमने बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी को बैठाने का काम किया था। और आपको इस बार, हालांकि बिहार की जनता आपको तो 20 से 25 सीटें से ज्यादा नहीं देने जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है कि एनडीए को इस बार 225 सीटें देने का काम। आपको यदि 10-15 सीटें मिलेगी भी तो इस बार मिलना मुश्किल है। और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम न करें। हम केवल सत्ता, जो हम सत्ता प्राप्त करते हैं वह सत्ता सुख के लिए नहीं, सत्ता काज के लिए, सत्ता सेवा के लिए प्राप्त करते हैं। और जिस ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, मैं समझ रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरोप लगाने का काम करें, वही नीतीश कुमार बिहार को बीमारू राज्य, जो आप दोनों के द्वारा राज्य को बीमारू राज्य में परिणत करने का काम किया गया था, बीमारू राज्य से विकसित बिहार बनाने का काम किया। आज जो बिहार में विकास दिखाई दे रहा है, सैकड़ों पुल पुलिया, 10,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र, 10,000 से अधिक अस्पताल, 1,17,000 किलोमीटर सड़कें, 6600 पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, 90,000 विद्यालय का निर्माण हुआ है। तो वह एनडीए की सरकार बिहार। ठीक है सारिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? पीयूष जी आपके 2 मिनट हो गए। आज शौचालय पे ही डिबेट करवाएंगे क्या? कि ये कह रहे हैं भाजपा वाले शौचालय पे कुछ ज्यादा जोर दे रहे हैं। पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 20 साल से तो बिहार बीमारी हो गया है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी कभी देखिए, जब देश गान बजता है, राष्ट्रगान बजता है तो लगते हैं वो ताली बजाने, बापूजी को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में लगते हैं किलकारियां मारने, महिलाओं को तरह तरह से पकड़ ले रहे हैं वो, विधानसभा में किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया। और आपके ही शासनकाल की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वो आज तक मोटे तोंद वाले अंकल पकड़े नहीं गए। और आप बात करते हैं एनसीआरबी एनसीआरबी एनसीआरबी, खाली एक जगह से पढ़ के आगे एनसीआरबी होता है। अरे आप जानते भी हैं कि एनसीआरबी क्या होता है? आपके प्रतिदिन बिहार में जो क्राइम हो रहा है उसकी जानकारी भी आपको है। अरे भाजपा तो भाजपा मनोरोगियों से भरी हुई पार्टी है। भाजपा शासित राज्यों में और भाजपा मनोरोगियों की पार्टी है। भाजपा में धाकर जैसे विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, भाजपा के विधायक होते हैं, मंत्रियों के कार्यक्रम में आपके जैसा मनोरोगी पार्टी, मुझे नहीं लगता पूरे देश भर में भाजपा जैसा मनोरोगी पार्टी को। जी आ रहा हूँ आपके पास। झूठ बोलने परिमल जी, सारिका जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा, जल्दी से, समय नहीं है। अब और बिहार की जनता इस बार एजेंडे पे वोट देगी। पिछले बार भी एजेंडे पे वोट दिए थे और इस बार भी एजेंडे पे वोट, लेकिन एक बार मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ, इस बार आपका छल कपट बिहार की जनता चलने नहीं देगी। ठीक है परिमल जी, छल कपट नहीं चलेगा इस बार। परिमल जी छल कपट नहीं चलेगा। समय में कतई नहीं झेलने वाली है बिहार की जनता ने। पीयूष जी आपके प्रवक्ता को समय दिया है, आपके गठबंधन दल के प्रवक्ता को समय दिया है, कम से कम उनको सुनिएगा। परिमल जी जल्दी से बोलिएगा, समय बहुत कम है। संतोष जी, अपहरण, बलात्कार, फिरौती और
राजनीतिक अनैतिकता ये आरजेडी के श्रृंगार रहे हैं। सीट शेयरिंग पर बात कर और लेते हैं ना हमारे सर। नेता ने जिस तरह काम किया आपको बतला दे, या नहीं, इस सीट बार शेयरिंग का पहले विषय हम लोग इनका। बोलते थे कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय के अंदर करंट चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में अंदर करंट और सरफेस करंट दोनों। इस बार जो विपक्षी दल है शायद उसको इतना भी सीट नहीं मिल पाए कि वो लीडर ऑपोजिशन ठीक है। के रूप में अपने आप को स्थापित शिशिर जी कर जल्दी से पाए। 20 सेकंड में और अपनी बात को समझिए खत्म कि कीजिएगा, जैसे बहुत कम समय है मेरे तेजस्वी पास। जी को तो किसी भी परिमल जी, अब स्थिति में शांत हो जाइएगा, महागठबंधन प्लीज। राज्य आपने अपनी लीडर बात के को रख रूप में लिया। स्वीकार कर- क्योंकि शिशिर उनके जो लीगेसी है जंगल राज के, अब इनको- जो अब प्रवृत्ति इनको और चुप झूठ बोलने करवाइएगा की जो तब काम प्रवृत्ति करें, रही है बोलेंगे। लगातार संतोष परिमल जी, जी मुझे लोग माफी के सवाल साथ उठाए, आपकी आवाज इन्होंने कम करनी घर पड़ेगी। काम किया। सवा- बिहार पटना की स्टूडियो जनता की ने आवाज उनको कम। 4 सीटों पर वीआईपी समेट दिया। प्रवक्ता जल्दी से उपचुनाव 20 सेकंड में अपनी जीरो बात को का रखिएगा। कोई फ्यूचर नहीं है इनका। ये देखिए, गलत वो फहमी आंकड़ों प्रत्येक की बात बात पे गलत की फहमी वो कह रही है। उत्पन्न करना चाहते देखिए, हैं। सच्चाई और है बिहार कि की कानून जनता व्यवस्था आदरणीय और नीतीश कुमार के बिहार द्वारा जनता भी जितने चाहती शक्ति है संस्थाओं का नीतीश विकास कुमार किया को गया है, आराम लोग और युवा बिहार की समझते जनता हैं अब एक इनके नई चुनाव में नहीं सरकार आने वाले। देखना और चाहती है, कोई भी नई व्यक्ति व्यवस्था बिहार को में देखना पुनः चाहती जंगल राज है। स्थापित करना किसी चाहेगा भी क्या? सरकार संतोष ठीक है। जी, आप जंगल पिंटू जी, राज स्थापित करना अपनी बात को रखिएगा। कोई परवीन जी, नहीं आप करना लगातार चाहेगा। बोल रहे हैं। तो आखिरी ऐसे कमेंट मतलब आखिरी कमेंट 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करनी होती है। पिंटू जी, जल्दी अपनी बात को रखिएगा। बिल्कुल ना एनडीए कोई का coordination, ना कोई बिल्कुल नेता- हमारा नेता भी है तो गठबंधन जो है दागी। एनडीए यदि का तेजस्वी जी को 243 में हम लोग महागठबंधन चुनाव नेता भी लड़ेंगे कर दें, और तो वहां वो पे तो गठबंधन बेल पर लड़ेंगे। है। कोई हम तो पार्टी इस नहीं, तरफ कोई के भाजपा जो नहीं, कोई जदयू आरोपी नहीं, हैं, कोई रालोसपा उनको नहीं। हम बिहार लोग की एक जनता कभी पार्टी अपने बन के नेतृत्व एक स्वीकार कर गठबंधन सकती है धर्म क्या? निभा के ये हम मुंगेरी लोग लाल के लड़ेंगे। सत्तर और रहते ठीक है, हैं। समय की कमी है, माफी चाहूंगा शिशिर जी, आपके पास नहीं आ पाया। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है न सिर्फ इंडी गठबंधन में बल्कि एनडीए में भी इस तरह की सियासत लगातार जारी है। और इस पर यह सवाल उठ रहा है कि यह दबाव किस पर भारी पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर तो समझ